17 अप्रैल 2024 एक नई रामायण मूवी अनाउंस होती है और ये वो समय चल रहा था जब आदिपुरुष को रिलीज हुए एक साल भी नहीं हुआ था। तो लोग इस रामायण के अनाउंसमेंट से खुश नहीं थे क्योंकि उन्हें जो वादे अभी किए जा रहे हैं वही सेम वादे उन्हें आदिपुरुष के टाइम भी किए गए थे। जैसे कि तानाजी जैसा वर्ल्ड क्लास फिल्म मेकर, इंडिया की सेकंड हाईएस्ट ग्रोसर मूवी का मेन लीड, मोशन कैप्चर की मदद से क्रिएट किए गए फुल्ली सीजी कैरेक्टर्स एंड इन सभी चीजों को सपोर्ट करने के लिए 700 करोड़ का बजट। और यहाँ तक हमें लग रहा था कि ये वो मूवी हो सकती है जिसे हम फॉरेन ऑडियंस को दिखाकर ये कह सकेंगे कि इंडियन सिनेमा इज नॉट व्हाट यू थिंक। बट जैसे ही इसका ट्रेलर ड्रॉप हुआ बवाल मच गया क्योंकि 700 करोड़ खर्च करने के बावजूद भी कार्टून जैसे दिखने वाले वीएफएक्स एंड सीजीआई, प्रभास का बहुत ही खराब गेटअप एंड एक्टिंग एंड डायलॉग तो मानो ऐसे कि जैसे किंडरगार्टनर के बच्चों से लिखवाए गए हो। इसके अलावा भी राम जी को जीसस दिखाना, रामायण के कैरेक्टर्स को सेक्सुअलाइज करना, हनुमान जी जैसे ज्ञानी को डम दिखाना, लॉर्ड ऑफ द रिंग्स के कैरेक्टर्स को यूं ही उठाने जैसे हजारों रीजन थे जिसकी वजह से लोग मजबूर हुए इस रामायण को हेट करने के लिए, इसके बावजूद कि ये एक रामायण मूवी है। Oh my God! तो क्या ये सेम चीज हमारे साथ फिर से हो सकती है? क्योंकि वादे तो अभी भी किए जा रहे हैं एंड पिछली बार से तो बड़े वादे किए जा रहे हैं। तो उसी के बारे में इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एंड हम समझने की कोशिश करेंगे कि क्या नितेश तिवारी 835 करोड़ की रामायण को पुल ऑफ कर सकते हैं या फिर नहीं। तो इनिशियली इस मूवी की हाइप बढ़ने के पीछे का रीजन था इस मूवी की कास्ट। रणबीर कपूर एज लॉर्ड राम, साई पल्लवी एज माता सीता, यश एज रावण, सनी देओल एज हनुमान एंड इसके अलावा भी अरुण गोविल, शिबा चड्डा, लारा दत्ता, रवि दुबे, इंदिरा कृष्णा जैसे बेहतरीन एक्टर्स को कास्ट किया गया। अगर हम देखने जाए तो ये सिर्फ दो ही चेहरे काफी है ऑडियंस को थिएटर तक खींचने के लिए, क्योंकि एक तौर से कहा जाए तो पिछले कुछ सालों के अंदर ये दोनों ही एक्टर इंडियन सिनेमा के सबसे बड़े स्टार है। बट नीतीश तिवारी का गोल था इस रामायण मूवी को ग्लोबल ऑडियंस तक ले जाना, वो भी एज अ डैम गुड मूवी जिसके लिए स्टार पावर काम नहीं आएगी, क्योंकि ये तो अपना इंडिया है जहां हम स्टार के नाम पर 1000 करोड़ रुपए कमा सकते हैं। बट ये फॉरेन ऑडियंस के लिए लागू नहीं होगा, उसके लिए नीतीश तिवारी को कोई और रीजन चाहिए था एंड यहीं से शुरू हुआ मार्केटिंग का खेल। खबरें आने लगी, रूमर्स फैलने लगे, कंट्रोवर्सीज हुई एंड लोगों ने इस मूवी के बारे में बात करना शुरू कर दिया था। सबसे पहली खबर आती है कि मूवी के अंदर बॉडी डबल्स एंड क्राउड को कास्ट कर लिया गया है, जो कि आदिपुरुष के 99.99% सीजी वाले डर को ऑडियंस के दिल से गायब कर देती है और हमें यह राहत होती है कि एटलीस्ट इसके अंदर इंसान तो सही हो गए बट चीजें इसके बाद एलिवेट होना शुरू होती है, क्योंकि मूवी की हाइप बढ़ाने के लिए बड़ी बड़ी खबरें आने लग गई, जैसे कि हैंस जिमर एंड ए आर रहमान का मूवी का स्कोर देने के लिए एक साथ आना, यश का असली सोने के गहने पहनने की डिमांड करना और नीतीश तिवारी का सेट पर नो फन पॉलिसी को अप्लाई करना, ये सारी ही न्यूज ने मूवी की हाइप को काफी अच्छी तरीके से बढ़ा दिया था। अब एक तरफ अच्छी खबरें मूवी की हाइप बढ़ा रही थी तो दूसरी तरफ मूवी कंट्रोवर्सीज में भी फंस रही थी। ऐसे रूमर्स आने लगे थे कि कॉपीराइट की वजह से मूवी का नाम बदल के गॉड पावर कर दिया जा रहा था, इसकी वजह से मूवी की शूटिंग रुक गई, आने वाले जो शूट थे वो रिस्केड्यूल हो गए एंड ये जो मूवी 3 पार्ट्स के अंदर रिलीज होने वाली थी अब वो 2 पार्ट्स के अंदर रिलीज होगी एंड दोनों ही पार्ट के बीच का रिलीज गैप होगा 6 महीने। अब पास में जो भी हुआ था मूवी की अनाउंसमेंट से लेकर लेटेस्ट अपडेट तक मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया है, तो तुम्हें मूवी के भूतकाल के बारे में सब कुछ पता है, पर उसके भविष्य के बारे में जानना तो और भी ज्यादा जरूरी है ना, क्योंकि सब कुछ तो उसी पर डिपेंड करेगा। तो हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि क्या नीतीश तिवारी 835 करोड़ की रामायण को पुल ऑफ कर सकते हैं या फिर नहीं। तो इसको जानने के लिए हम शुरुआत करते हैं मूवी के स्केल से कि मूवी कितनी ज्यादा बड़ी होने वाली है। तो दुनिया भर से बड़े बड़े म्यूजिक प्रोड्यूसर को बुलाया गया, बड़ी बड़ी वीएफएक्स एंड सीजीआई कंपनीज को हायर किया गया एंड एक्टर्स को भी मोटी रकम पे की गई और कहीं ना कहीं ये मूवी इंडियन सिनेमा को रिप्रेजेंट कर रही है। एंड अगर ये मूवी पिटी, जिसके मुझे चांसेस लग रहे हैं कि ये मूवी पिटेगी, क्यों ये मैं तुम्हें बताता हूं, बट अगर ये पिटी तो बहुत ही ज्यादा बेइज्जती होने वाली है। अब देखो ये मूवी पिटेगी क्यों, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो देखो ये सिर्फ मेरी ऑब्जर्वेशन है एंड ये मेरा ओपिनियन है, तुम्हारा ओपिनियन इससे अलग हो सकता है, तुम मुझसे डिसएग्री कर सकते हो। अब देखो ये चीज समझने के लिए सबसे पहले हमें नीतीश तिवारी की यूएसपी के बारे में जानना पड़ेगा कि वो सबसे अच्छा क्या करते हैं। तो ये बंदा कैरेक्टर लिखने में उस्ताद है, इन्होंने हमें काफी सारे मेमोरेबल कैरेक्टर दिए हैं, जैसे कि चिल्लर पार्टी का हर एक बच्चा ले लो या फिर राजकुमार राव का कैरेक्टर ले लो बरेली की बर्फी से। एंड आई नो कि उन्होंने उस मूवी के अंदर एज ए राइटर काम किया था, बट वो कैरेक्टर काफी अच्छे से लिखा गया था। अब देखो बंदे को कैरेक्टर्स को लिखना आता है। अब दूसरे पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं जो कि है स्क्रीन प्ले, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो चिल्लर पार्टी के लिए नीतीश तिवारी को नेशनल अवार्ड मिला था और बेस्ट स्क्रीन प्ले, तो यहाँ पर भी हमें डरने की जरूरत नहीं है। और अगर हम डायरेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उनका बेस्ट वर्क मेरे लिए दंगल है और इससे हम ये तो अंदाजा लगा सकते हैं कि ये रामायण मूवी हमें काफी सारे इमोशन तो देके जाएगी, इतना तो क्लियर है। अब इतनी सारी तारीफों के बाद मुझे नीतीश तिवारी के काम में काफी सारी कमियां भी नजर आई, क्योंकि जब मैं छिछोरे देख रहा था तब मुझे प्रोस्थेटिक के अंदर काफी सारी कमियां दिखी। हाँ, पर तुम मुझे यहाँ पर यह भी कह सकते हो कि कम बजट की वजह से ये हुआ होगा, क्योंकि मूवी का बजट 50 करोड़ है। बट तुम्हारे इस आंसर को मैं काउंटर करूंगा ये कह के कि तुम बार देखो, क्योंकि उसका बजट तो छिछोरे से भी कम था एंड अगर तुम उसके प्रोस्थेटिक देखो, मेकअप देखो तो तुम्हें कुछ भी फेक नहीं लगता। बट दूसरी तरफ अगर तुम सुशांत सिंह राजपूत के जो कैरेक्टर है उसकी बियर्ड देखो तो तुम्हें साफ दिखता है कि भाई वो नकली है। अब तुम यहाँ पर सोच रहे होगे कि मैं इतने
इतना ज्यादा नेट पिक क्यों कर रहा हूँ? अगर तुम 835 करोड़ की रामायण बनाते हो तो तुम्हें हर एक डिटेल के बारे में ध्यान देना होगा। अगर तुम डिसेंट बजट के साथ भी प्रोस्थेटिक को ठीक से नहीं दिखा पाते तो डर तो लगेगा ना। बात तो सही है। और दूसरी चीज कि अगर तुम 835 करोड़ के बारे में सोचते हो तो सबसे पहला नाम तुम्हारा राजमौली का आता है, जिनका अगर तुम पुराना वर्क भी ले लो तो तुम्हें पोटेंशियल नजर आता है, स्पेशली इन डायलॉग्स, क्योंकि वहां पर हमें काफी सारे मेमोरेबल डायलॉग देखने को मिलते हैं, चाहे तुम ईगा ले लो या फिर बाहुबली। पर अगर तुम नितेश तिवारी का पुराना वर्क ले लो तो उसके अंदर तुम्हें काफी बॉलीवुडिश डायलॉग देखने को मिलते हैं। एंड अगर तुम्हारे दिमाग में ये चीज नहीं घुस रही कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं तो दूसरा एग्जांपल देता हूं कि अगर तुम फाइटर को ले लो तो उसके अंदर एक कैरेक्टर है ताज, जिसके बारे में कहा गया है कि वो बहुत ही खराब जोक मारता है। अगर तुम देखने जाओ तो खराब जोक्स नहीं है, बट वहां पर राइटिंग को वीक कर दिया गया है। ये तो जरूरी नहीं है कि अगर तुम्हारा कैरेक्टर खराब जोक बोल रहा है तो तुम उसे खराब जोक दो, बट अपनी राइटिंग को तो मत बिगाड़ो। क्योंकि मुझे तरस आता है सिद्धार्थ आनंद पर, उस बंदे के अंदर बहुत सारा पोटेंशियल है। अगर तुम फाइटर मूवी को देखो तो उसके अंदर बहुत ही बढ़िया बढ़िया शॉट्स देखने को मिलते हैं, वो बहुत ही बढ़िया मूवी है, बट सिर्फ अगर उसकी राइटिंग को ले लो वो खराब है। एंड स्पेशली मैं डायलॉग्स की बात कर रहा हूं। एंड ये चीज इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ताज का कैरेक्टर लास्ट के अंदर आपको एक अच्छा इमोशनल सीन देता है। अब मेरे लिए ये चीज पहले भी बॉदरिंग थी एंड अब भी बॉदरिंग है। तुम अपना ओपिनियन मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हो। अब नितेश तिवारी के ऊपर वापस आते हैं तो छिछोरे देखकर मुझे थोड़ा सा डर लगा एंड दंगल देखने के बाद मुझे थोड़ा सा विश्वास आया कि भाई ये बंदा कुछ कर सकता है, बट उसके बावजूद भी मैं इस मूवी के लिए स्केप्टिकल हूं। अगर तुम नितेश तिवारी का पिछला वर्क देखो तो उन्होंने ग्रैंड स्केल पर कुछ नहीं बनाया है। हाँ, दंगल के अंदर काफी सारे वीएफएक्स वर्क दिखाया गया था, बट यहाँ पर मैं एक चीज को लेकर काफी ज्यादा स्केप्टिकल हूं कि क्या उन्हें वीएफएक्स की टेक्निकलिटी के बारे में पता है। क्योंकि अगर तुम एस.एस. राजामौली को देखो तो उनके इंटरव्यू के अंदर पता चलता है कि उन्हें सिर्फ डायरेक्शन से मतलब नहीं है, उन्हें वीएफएक्स की टेक्निकलिटीज के बारे में भी पता है। जिसका सबसे खराब एग्जांपल भी हमारे सामने है आदि पुरुष। मैं बेट लगा सकता हूं कि ओम राउत को वीएफएक्स के बारे में जरा भी पता नहीं होगा। उन्होंने बस बता दिया होगा वीएफएक्स आर्टिस्ट एंड सुपरवाइजर को कि मुझे ऐसे शॉट्स चाहिए एंड उन्होंने ग्रीन स्क्रीन के ऊपर शूट कर लिया एंड उनको जैसा था वैसा दे दिया। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा स्केप्टिकल हूं इस बात को लेकर। क्योंकि देखो, अगर डायरेक्ट अच्छा भी हुआ पर उन्हें अगर बड़ा बजट मिल जाता है तो उसे हैंडल कैसे करना है, वो उन्हें आता भी है या फिर नहीं, वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। बट नितेश तिवारी के अंदर पोटेंशियल तो है, इतना तो मुझे पता है। बाकी तुम्हारा इस चीज के ऊपर क्या ओपिनियन है ये तो मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हो। एंड एक और प्रॉब्लम है जो नितेश तिवारी को फेस करनी है कि उन्हें 56 अडेप्टेशन से अच्छी रामायण बनानी है। क्योंकि इंडिया में रामायण के 56 अडेप्टेशन आज तक आए हैं। मैं तुम्हें यहाँ पर लिस्ट दिखा दूंगा, अगर तुम चाहो तो पॉज करके देख सकते हो। अब अगर इस वीडियो को यहाँ तक देखने के बावजूद भी तुम्हें सब्सक्राइब करने का मन नहीं किया तो तुम्हें एक बवाल चीज बताता हूँ। हनुमान मूवी के अंदर एक फाइटिंग सीन है जहां पर यह प्रोजेक्शन दिखाया जाता है कि हनुमान जी पूंछ का आसन बना के उसके ऊपर बैठे हैं, बट असल में मेकर्स ने वहां पर गलती करी है क्योंकि रामायण के अंदर ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। क्योंकि पूंछ का जो आसन बनाने वाला काम है वो असल में अंगद ने किया था जब वो रावण से पहली बार मिलते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड इसके भी अलावा अगर आपको देखना है कि मलयालम सिनेमा इतनी ज्यादा पॉपुलर क्यों हुई तो ये वाला वीडियो को आप देख सकते हैं। एंड मैं मिलूंगा तुम्हें एक और अमेजिंग वीडियो के अंदर। तब तक के लिए बाय।